नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजय चौटाला की ताजपोशी की गई। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। अजय चौटाला ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर बोलते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर और दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। इस प्रथम मीटिंग में मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उन सब का सहयोग लेकर के एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर के पार्टी के संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से इस मीटिंग में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव जो सरकार और पार्टी के आपसी तालमेल के लिए जो रखे गए, उन पर भी गौर करके हमारे सहयोगी पार्टी के साथियों से बात करके उसे अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, ताकि निकट भविष्य में लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिले, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े, पार्टी का संगठन प्रभावी और मजबूत हो। निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव भी आ रहा है, म्युनिसिपल कमेटियों के भी चुनाव ड्यू हैं, वो भी आ रहे हैं। उसको लेकर के भी विचार विमर्श हुआ। पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शहरी क्षेत्र के लोगों को कैसा जोड़ा जाए, SC ST के लोगों को, BC कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ करके संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाएं। इस सब पे जो सुझाव रखे गए हैं उनको विधिवत रूप से अमली जामा पहनाएंगे। मैं भी अगले माह पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करूंगा और दुष्यंत की भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो जिलेवार सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाए। वहीं बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली ने गांव कमालवाला में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने पर दोबारा से तेज गति से विकास होगा। टोहाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया और उन्हें पगड़ी, स्मृति चिन्ह और बुकें भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर उपमंडलाधीश नवीन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। के जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन है और इसके साथ साथ जो है पब्लिक से थोड़ा सा मिलने जुलने का भी था कि बहुत दिन हो गए कि कोविड में सब अपने आप को सभी संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं, सब लोग जो है वो मास्क लगा के और सब तरीके से जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा ये था क्योंकि मैं जब से सांसद बनी हूँ उसके बाद से टोहाना के लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, तो एक ये बहाना भी हो गया कि विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके साथ साथ सबसे मिलना जुलना भी होगा कि जल्दी से जल्दी। वहीं कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाधीश
जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी पिहोवा सिंचाई विभाग विश्राम गृह में पहुंचे, जहां पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह की मौजूदगी में उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष चुनावों के समय भी पिहोवा में प्रभारी के तौर पर कार्य कर चुके हैं, जिनका काम सराहनीय है। कैथल में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 420 हो चुके हैं। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल में 48 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अगर हम बात करें टोटल रोगियों की 1071 की संख्या रोगियों की पहुंच चुकी है और हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की तो 442 एक्टिव संख्या पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। टोटल 10 मौतें कैथल में पॉजिटिव केसों की हो चुकी है। इसको लेकर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने कैथल में आ रही है। प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है और जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं ये बढ़त की ओर चल रहे हैं। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन लगातार मास्क के चलानों में ही सीमित रह चुका है, जबकि पुलिस को चाहिए कि आम जनता को जागरूक करें, बाज़ार में जाकर एक अभियान चलाएं ताकि कोरोना जैसी बड़ी महामारी से जल्दी निपटा जाए। अगर हम वही बात करें पब्लिक की सोशल डिस्टेंस की, कैथल में अगर हम बात करें बाज़ार की तो पूरी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन प्रशासन चुप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं रेवाड़ी में भी कोविड-19 के 39 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। रेवाड़ी में लगातार बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी कड़ी के अंदर आज सुबह सवेरे की बात करें तो 39 नए केस सामने आए हैं और एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ता हुआ आंकड़ा जो है वो 3530 तक जा पहुंचा है, जबकि 3024 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। बार बार जिला प्रशासन यही एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह कर रहा है कि ज़रूरी हो तभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, अन्यथा अपने घरों में रहे, क्योंकि घर पर रहना, एकांतवास में रहना ही एकमात्र इस बीमारी का उपाय है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो वहीं सिरसा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 30 नए मामले सामने आए हैं। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सिरसा में कुल 3 मौतें कोरोना की वजह से हुई। एक बड़ागुड़ा निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति, इसके साथ साथ हुड्डा सेक्टर के 53 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ रानिया के रहने वाली 61 वर्षीय महिला भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। यानी कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या अब सिरसा में 19 तक पहुंच चुकी है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। पिछले 2 दिनों से लगातार 5 मौतें होना कहीं न कहीं सिरसा के लिए बेहद चिंताजनक है। इसके साथ साथ नए मामले आना भी लगातार जारी है। आज भी कुल 30 नए मामले सामने आए हैं। अब सिरसा में कोरोना संक्रमित की संख्या 1430 तक पहुँच चुकी है, जिसमें से 549 एक्टिव केसेज है। इसके साथ साथ आज 64 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। अब ठीक होने वालों की संख्या भी 862 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के रोज नए मामले आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिरसा के लिए चिंता का विषय है। अब लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी होगी और साथ साथ जो नियम है, कायदे कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग के उससे मास्क लगाना, ये मानने होंगे। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 14,000 ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने आज न केवल भिवानी बल्कि चरखी दादरी जिले में ऑक्सीमीटर केंद्रों का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद की अगुवाई में ऑक्सीमीटरों की संज्ञा ऐसे लोगों को दी गई जो कि इन ऑक्सीजन जांच केंद्रों पर काम करेंगे। प्रदेश में ऐसे 14,000 ऑक्सीजन जांच केंद्र खोले जाने हैं। सांसद सुशील गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के द्वारा अब लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान इस बीमारी की रोकथाम के मद्देनज़र इस तरह की कवायद शुरू की गई है और इस कवायद के तहत
उन लोगों को जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम है, यानी 90 से कम जिनका ऑक्सीजन का लेवल है, उनको डॉक्टरों को दिखाने के लिए उनको परामर्श दिया जाएगा। साथ ही साथ अब ऐसे लोगों का न केवल रिकॉर्ड रखा जाएगा बल्कि सैनिटाइज़र व मास्क भी ऐसे केंद्रों पर अब मुहैया करवाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर भी सुशील गुप्ता ने तीखे प्रहार किए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल हरी व वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं भिवानी जिले में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग कमर कस चुका है। जिले में 7,500 व्यक्तियों की डेंगू और मलेरिया की जांच की जा चुकी है, जिनमें मात्र 4 केस डेंगू और 1 केस मलेरिया के पाए गए हैं। जहां कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश, प्रदेश व विश्व के लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डेंगू व मलेरिया ने भी अब दस्तक दे दी है। अभी तक अगर भिवानी जिले के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, 7500 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग की गई है। हालांकि विभाग अभी आंकड़े जो है पूरी तरह से दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फोगिंग करवाई जा रही है, जिस तरह से जो मच्छर के लार्वा को ख़त्म करने के लिए तालाबों में गंबूजिया मछली डाली गई है और पूरी तरह से विभाग जहां मुस्तैद दिखाई देता है, वहीं इसके ठीक विपरीत मामले भी अब सामने आने लगे हैं। हालांकि जिस तरह की अगर बात की जाए, पूरे ज़िले में 234 ऐसे लोगों को नोटिस भी थमाए गए हैं जिनके घरों के आगे या जिनके प्रतिष्ठानों पर पानी का ठहराव देखा गया था। साथ ही साथ दूसरी कई सारी कवायदें भी छेड़ी गई हैं। विभाग पूरे दावे भी कर रहा है कि मलेरिया व डेंगू से लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं करनाल का हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले में आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पति के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ट्रैप मामले में फंसी महिला को अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा, वहीं उनके पति को भी 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। हनी ट्रैप मामले में पुलिस द्वारा इस महिला को कुछ दिन पहले 7.25 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा था। उसके बाद पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, परंतु अदालत ने रिमांड देने से मना कर दिया था और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिलहाल अब महिला ने जमानत लगाई थी और वहीं पुलिस ने आज बहस के दौरान 1 दिन का रिमांड की मांग की और वहीं अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर महिला को भेज दिया गया। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पुलिस टॉर्चर कर रही है और कहीं ना कहीं जाति कर रही है। फिलहाल 1 दिन के रिमांड पर महिला को भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। करनाल से केसी आ रही है, इंडिया न्यूज़। वहीं सोनीपत से एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिक्षा विभाग में फॉर्म 16C के एवज में हेडमास्टर अध्यापकों से रिश्वत लेते हुए नजर आता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अधिकारी हैं कि इस नीति पर दाग लगा रहे हैं। सोनीपत से ही एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जहां पर एक हेडमास्टर ने अन्य अध्यापकों से फॉर्म सी की एवज में 200 रुपये रिश्वत ली है। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने के आने के बाद अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। तो वहीं जुलाना बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के तहत जुलाना क्षेत्र में 113 केस बिजली चोरी करते हुए पाए गए और निगम ने इन लोगों के खिलाफ जुर्माना लगा दिया। साथ ही साथ 46 लोगों से रिकवरी भी की गई है, जबकि बाकी लोगों से रिकवरी की लगातार कोशिशें हो रही है। कुंडी लगाकर बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अब निगम पूरी तरीके से सख्त हो गया है। इसमें जींद डिवीजन और जुलाना सब डिवीजन के नेतृत्व में 4 टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। निगम ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बिजली निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर चोरियां पकड़ी गई हैं, जिसके तहत जींद डिवीजन से 4 एसडीओ व जुलाना एसडीओ की अध्यक्षता में टीमें बनाई गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके तहत जुलाना सब डिवीजन के गांव व शहर में चोरियां पकड़ी गई। अगर बात की जाए तो इस अभियान के दौरान 46 चोरियां पकड़ी गई, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। और अब तक इस वित्तीय वर्ष की बात की जाए
तो 113 चोरियां जुलाना सब डिवीजन के अंतर्गत पकड़ी गई हैं, जिसमें लगभग 13.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 4 लाख के आसपास रिकवरी भी की जा चुकी। वहीं यमुनानगर जेल में 25 अप्रैल को हुई रमन वाल्मीकि की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट वाल्मीकि समाज ने चूना भट्टी एरिया में कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला जेल यमुनानगर में 24 अप्रैल को रमन वाल्मीकि की मौत हो गई थी। पिछले 4 महीने से उनका परिवार एक न्याय पाने की उम्मीद में बैठा है, जो उसका मानना है कि वो पुलिस जांच से असंतुष्ट है। इसको लेकर आज उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व एमएलए दौर बंताराम वाल्मीकि ने की। इस कार्यक्रम में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी भारी समर्थकों के साथ पहुंचे। यहां पर आकर उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले 4 महीने हो गए हैं और परिवार को न्याय नहीं मिला है, वो चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर पंचायत ने निर्णय लिया है कि इसकी जो जांच है सीबीआई को सौंपी जाए। यदि 10 दिन के अंदर जांच सौंपी ना गई तो वह मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे और ना मुख्यमंत्री को सोने देंगे, ना उसके कर्मचारी को सोने देंगे। ये जो 4 महीने का समय है, एक पर्याप्त समय था जिसमें परिवार को न्याय मिल जाता। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़। सोनीपत के खरखौदा में खेतों के पास प्लॉट में बने कमरे में सो रहे ट्रक चालक और मालिक पर अज्ञात हमलावरों ने रोड से हमला कर दिया। हमलावर ने चालक की हत्या कर दी। मालिक गंभीर रूप से घायल है। ट्रक मालिक को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि पैसे के लेन देन में ये वारदात हुई है। वहीं पलवल में युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा। बच्ची की उम्र महज 14 साल है। आरोप यह है कि युवक ने फोन पर बच्ची को बाहर बुलाया, फिर वारदात को अंजाम देकर बच्ची को उसके रिश्तेदार के घर छोड़ आया। बच्ची ने बताया कि युवक ने कुछ दिन पहले उसे फोन और सिम भी दिया था। परिजनों ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पीड़िता बच्ची ने थाने में आकर बताया कि दिनांक 30/8 की रात को 3 बजे आरोपी ने मुझे अपने वहाँ पे बुलाया, नौरे में बुलाया और वहाँ पर कहा कि भाई जो भी आपके पास जो पैसे वगैरह हैं वो भी लेके आ जाओ। और जिसने मुझे पहले कुछ दिन पहले एक फ़ोन भी और सिम भी दिया था। और पीड़िता ने बताया कि भाई मेरे कुछ दिन पहले से उससे मतलब बातचीत हो रही थी और उसने अपने नौरे में बुलाकर मुझे 30/8 को 3 बजे के करीब और मेरे साथ बलात्कार। वहीं गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने 40 साल के व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर वैद्यनाथ चौटाला नाम के शख्स की हत्या की गई। जानकारी ये मिल रही है कि मृतक चौकी के सामने चाय और सब्जी बेचता था। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि गुरुग्राम से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर पुलिस चौकी के सामने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। अपने आप में जो घटना है वो गंभीर हो जाती है। पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर गंभीर सवाल उठते हुए और साथ ही साथ सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिरकार जो बदमाश हैं वो इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं, क्यों कानून का भय जो है वो लोगों के बीच में खत्म होता जा रहा है। गुरुग्राम से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।